मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मित्रों, पंखों से कुछ नहीं होता मित्रों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, सेलिब्रिटी कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत है जिन्होंने अपने हौसलों से उड़ान भरी है, जो एक वड़ा पाव वेंडर से एक ग्रेड सीए तक की जर्नी उन्होंने पूरी कवर की है। तो हमारे साथ हैं सीए मुकेश राजपूत सर। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जी रवि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। और सर, जब मैंने आपके बारे में पहली बार सुना, मुझे सच में खुद इतना मोटिवेशन मिला, इतना इंस्पिरेशन मिला। तो सर, सबसे पहले आपकी जर्नी ही जानना चाहेंगे, कैसे फर्स्ट से अर्श तक की आपने जर्नी कवर की है। मुझे बड़ी खुशी होगी ये बताने में, और चूंकि आज ये प्रोग्राम काफी स्टूडेंट भी देख रहे होंगे और पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, यहाँ तक कि शिक्षक टीचर गण भी ये देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं ना तो प्रोफेशनल राइटर हूं और ना ही मैं प्रोफेशनल स्पीकर, और ना ही बहुत बड़े बड़े भारी भारी मोटिवेशनल शब्दों का सहारा लेकर आपको वर्चुअली रूप से मोटिवेट करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप जो सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, वो एक स्टूडेंट की रियल स्टोरी है। किस प्रकार वो तमाम परेशानियां, मुसीबत झेलता हुआ वो अपने लक्ष्य पर पहुंचा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आज आप मुझे सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आज आपको जीवन की कुछ प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा, एम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ओके। जो आज ओके। आपको पता चलेगी कि हम सभी लोग इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्यों हमने जन्म लिया है। क्या हमने जन्म इसलिए लिया है कि हम गुमनाम की तरह रहे, गुमनाम की तरह जिए, और ढेर सारे जो हमारे सपने हैं वो दिल में दबा के हम इस पृथ्वी से चले जाएं, और जब हमारा आखिरी समय आए तो हमारी चिंता, ढेर सारी लकीरें हों कि अरे हमने तो ये काम भी नहीं किया, हमारा ये सपना भी रह गया, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तरह तरह के प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं और आपका शरीर, आत्मा अलग होने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। या कुछ ऐसा किया जाए कि जो सपने आपने सोचे हैं, जो आपने बनाए हैं, उनको मेहनत से पूरा करें, और जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारे चेहरे पर मुस्कान हो और हम खुशी से कह रहे हो कि हाँ, हम इस पृथ्वी पर आए थे और हमने हर वो चीज मेहनत से पाई, अपने सपनों को पूरा किया और हम यहाँ से जा रहे हैं। उम्मीद है कि दूसरा वाला विकल्प सबको पसंद आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जब ये इंटरव्यू खत्म होगा ना सर, तो मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि आपके जो पांव है ना, जमीन से 1 फुट ऊपर चलेंगे और जीवन में कुछ बनने के लिए दौड़ पड़ेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। वाह। इससे पहले कि मैं बताऊं, सुपर्ब सर। थैंक यू, मैं गुरुजनों को सम्मान देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 2018 के पास में मुझे स्टार प्लस के एक रियलिटी शो में आमंत्रित किया गया था, जहां पर मुझसे एक सवाल ओके। पूछा गया था कि इस दुनिया में आप सबसे जी। ज्यादा स्मार्ट किसे मानते हैं। तो मैंने जवाब दिया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट मैं उसे मानता हूं जिसने मुझे स्मार्ट बनाया है, मुझे आपको स्मार्ट बना, हम सबको स्मार्ट बनाया है। वो कोई और नहीं है, वो एक टीचर, शिक्षक, हमारा गुरु। बिल्कुल। कहते हैं यदि आपको एक अच्छा इंसान बनना हो, कहते हैं यदि आपको एक अच्छा इंसान बनना हो तो आपके अंदर एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ और एक अच्छा ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और इन तीनों चीजों को बिल्कुल। पाने के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं अज्ञानता की इस बारिश में, कहते हैं अज्ञानता की इस बारिश में गुरु ही ज्ञान का छाता लेकर आता है। तो उपस्थित जो कि वाह। यहाँ सुन रहे हैं गुरुजन, मैं उनको बहुत बहुत चरण वंदन, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जी। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश जिला होशंगाबाद पिपरिया से। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के झगड़ों से बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से घर आया। मेरी किसी गलती पर पिताजी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इतना ज्यादा आया कि उन्होंने एक पीतल की चम्मच ली और उसको एक स्टोव पे गर्म किया, और मेरे दाएं हाथ में 4-5 जगह उन्होंने उसे छू दिया। यकीन माना दोस्तों, मुझे
बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ और बहुत जोर-जोर से रोने लगा। तभी मेरी माँ आ गई और जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले गई और रास्ते में मेरी माँ समझाती रही कि पापा घर से बाहर काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं। तो उनका मन जो है ना गुस्सैल हो गया है और क्या है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते ना, हम गरीब हैं, इसलिए वो गुस्सैल और चिड़चिड़े हो गए हैं। पर तुम उनकी बातों का बुरा नहीं मानना। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें छोटा-सा प्यार मिल जाता है, उसी हमारी दुनिया खुशी मिल जाती है। हमें और क्या चाहिए? थोड़ा खाने को मिल जाए बिल्कुल। और प्यार मिल जाए, और कुछ चाहिए ही नहीं। माँ ने समझाया, जी। मैं मान गया। एक दिन की बात है, सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। तभी दोनों ने झगड़ना तेज शुरू कर दिया, बहुत तेज झगड़ने लगे। उनको झगड़ता देख मैंने स्कूल का बैग उठाया और घर से निकल गया। मैं स्कूल ना जाके पिपरिया स्टेशन पहुंच गया। सुबह का वक्त था, 9:30 बजे हुए थे। उसी समय इटारसी बीना पैसेंजर आई और मैं उसमें चढ़ गया। बिना ये सोचे समझे कि मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है, कहाँ रहना है, बस चढ़ गया। ट्रेन मुझको इटारसी होते हुए पिपरिया से इटारसी ले आई, इटारसी से मुझे भोपाल ले आई। यकीन मानना ओ, दोस्तों, पहली बार मैंने अपने पाँव घर से बाहर रखे थे। हमेशा ही माता-पिता की ओके। छात्र छाया में रहता था। पहली बार जब मैंने भोपाल स्टेशन पर कदम रखा, तो मैंने देखा लोग मेरी तरफ चारों ओर देख रहे हैं, घूर-घूर कर देख रहे हैं। मैं उन सब से अपनी नज़रें छुपाते-छुपाते और स्टेशन पर टहलने लगा। तभी मुझे भूख लगी। हम छोटे होते हैं ना सर, तो हमें भूख बहुत लगती है। तो मुझे भूख लगी, तो मेरी माँ अक्सर मुझे कपड़े में रोटी, कभी उसमें अचार, कभी प्याज इस तरह रख दिया करती थी। तो मैंने इसी उम्मीद से स्कूल के बैग में हाथ डाला और उसी उम्मीद से हाथ डाला कि इसमें मुझे टिफ़िन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। तो मैं बहुत उदास होने लगा। मैं सोचने लगा शायद आपसी झगड़े में वो भूल गए मेरा खाना रखना। मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से भूख लगी। तभी मैंने देखा कि कुछ लड़के मेरी उम्र के स्टेशन पर ओके। भीख माँग रहे थे, उँगलियों को कुछ इस तरह ऐसे मोड़ के। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये काम कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं किसी के सामने हाथ फैलाने गया, तो मेरी माँ के वो शब्द मुझे याद आ गए। माँ ने कहा था कि बेटा, जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम अकेले फँस जाओ, तो किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मेहनत करना, काम छोटा हो या बड़ा जी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेहनत करना, मेहनत करके कमाना। तो मेरे हाथ जो ऐसे जा रहे थे, वो हाथ ओके। मेरे वापस ऐसे आ गए और तभी मैंने देखा वाह। मेरी उम्र के कुछ बच्चे थैला टाँगे बोरा स्टेशन पर घूम रहे थे और पटरियों के बीच से ढक्कन, बोतल, पुरानी बोतलें इस तरह इकट्ठे कर रहे थे और वो भोपाल के प्लेटफ़ॉर्म ओके। नंबर 1 के बाहर जाकर एक कबाड़ की दुकान थी, वहाँ पर बेच रहे थे। मैंने सोचा ये काम कौन-सा बुरा है? अच्छा। काम तो काम होता है। तो मैंने जल्दी से बिल्कुल। झटपट एक बोरा ढूँढा और बोरा ढूँढने के बाद मैंने पुरानी बोतलें, ढक्कन इस तरह पुट्ठे इकट्ठे करके बोरे में और भोपाल स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 के बाहर एक चांदगढ़ में ही एक कबाड़ की दुकान थी। मैंने वहाँ जाके बेच ओके। दिए और मुझे वहाँ जी। से 50 पैसे मिले। वो 50 पैसे लेकर अच्छा। मैं हाँ ठेले पर गया, जहाँ पर लिखा था कि 50 पैसे में एक समोसा, 50 पैसे में एक चाय, 50 पैसे में आपको पोहा मिलेगा। मैंने सोचा एक ओके। पोहे से मेरा क्या होगा? क्योंकि हम बच्चे होते हैं, भूख बहुत लगती है। तो मैं बिल्कुल। दुकानदार के पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास 50 पैसे हैं, आप एक काम करिए ना, वो जो जलेबी होती है और जो समोसे होते हैं, उसके बचने के बाद जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो आप इकट्ठा करके मुझे दे दीजिए, ताकि मेरा पेट भर जाए। उस ओके। दुकानदार को मेरे ऊपर बहुत दया आई और उसने मुझे 50 पैसे में ढेर सारा
पुरानी जलेबी, फटी हुई सब दी। मैंने उन समोसे को, टुकड़ों को खाया, जलेबी के टुकड़ों को खाया और अपनी भूख को शांत किया। यकीन मानना दोस्तों, जब मैंने वो खाया, उसके बाद मैंने अपने आप की पीठ को थपथपाया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि हाँ, अब मैं कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ और अपने लिए जी सकता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की बिल्कुल। पहली कमाई थी। सच में वो वाह। 50 पैसे आज मेरे लिए 50 लाख के बराबर हैं। उसके बाद ओके। मैं यही काम करता था। कुछ दिनों बाद जी। मैंने देखा कि कुछ बच्चे ट्रेन में झाड़ू लगा रहे थे और लोग उनको पैसा दे रहे थे। हमारे ओके। वरिष्ठ लोग यदि हमारे वरिष्ठ लोग अगर जी। इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे, तो उन्हें याद होगा कि आज से करीब 20 साल पहले, 15-18 साल पहले ट्रेनों में बच्चे झाड़ू लगाया करते थे। लोग उनको खाने दिया करते थे, कोई 50 पैसे, कोई 10 पैसे, कोई 5 पैसे। हमारे समय में 5 पैसे बहुत चला करते थे, तो 5 पैसे भी दिया करते थे। ओके। तो इस तरह मैंने सोचा कि क्यों ना ये कबाड़ का काम छोड़कर मैं ये वाला काम कर लूँ, और इसमें क्या है, एक एरिया डिसाइड कर लूँगा कि मैं इंदौर और भोपाल के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में चला करूँगा और बढ़िया झाड़ू लगाया करूँगा। लेकिन डियर दोस्तों, इसमें एक इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट ये था कि मुझे एक झाड़ू लेनी पड़ेगी। मैंने झटपट अपनी जेबों में हाथ डाला, तो मैंने देखा मेरे पास करीब ₹1.90 के आसपास जुड़े हुए थे। डियर दोस्तों, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हमेशा बचत करते हैं, हमारी आदत है बचत करने की। तो मैंने देखा कि मेरे पास ₹1.90 रखे हैं। मैं प्लेटफ़ॉर्म नंबर स्टेशन 1 के बाहर गया और वहाँ से एक प्यारी-सी झाड़ू लेकर आया। हमारे समय लंबी-लंबी ताड़ की झाड़ू चला करती थी। वो मैं झाड़ू लेकर आया ओके। और ट्रेन में बढ़िया झाड़ू लगाने लगा। लोग मुझे पैसे देते, कभी 5 पैसे, कभी 10 पैसे। हमारे समय में पीतल का 20 पैसे चलता था। कभी वो मिल जाता था तो बड़ी खुशी मिलती थी, अरे आज तो बहुत अच्छा इनकम हो गई। इस तरह मैं ट्रेनों में झाड़ू लगाने लगा और दिन बढ़िया मज़े से गुज़रने लगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ का एक सिंडिकेट होता है, एक एसोसिएट्स होता है, एक कार्टेल होता है, एक समूह होता है। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि जो जिस एरिया को मैंने डिसाइड किया है, मेरा इंदौर, बेरछा, मक्सी, इसके बीच का एरिया था मेरा ट्रेन में। तो मुझे ये नहीं पता था कि कोई भी झाड़ू गैंग होती है और वो झाड़ू गैंग को हमें कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, जो भी आपकी अर्निंग हो। मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। तो एक दिन उस झाड़ू के गैंग वाले सरदार से मेरा सामना हो गया और उसने मेरी कॉलर को ओ, पकड़ा और खींच के अपनी तरफ बुलाया। मैंने सुना है कि तुम हमारे इलाके में झाड़ू लगाते हो। मैंने कहा हाँ, इसमें क्या बुराई है, हम काम ही तो करते हैं। लेकिन नहीं, आपको यदि काम करना है हमारे इलाके में, तो आपको सबसे पहले जो भी कमाओगे उसका 50% हमको देना होगा और एरिया कौन सा होगा वो भी हम ही बताएंगे। क्योंकि मेरी माँ ने कहा था ओ, कि हर गलत बात का विरोध करना, कोई भी गलत बात आपसे कहे आप कभी उसकी बात को नहीं मानना। तो मुझे उनकी बातें गलत लगी और मैंने उनका बहुत विरोध किया। यकीन माना दोस्तों, उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, मेरे सारे शरीर के कपड़े भी उन्होंने फाड़ दिए और जो 22-23 रुपए मैंने जोड़े थे, वो भी उन्होंने मुझसे छीन लिए। मेरे को ज़मीन पे वहीं पटक के चले गए प्लेटफ़ॉर्म नंबर 5 के पास। दोस्तों, जब हम ओ, गिर जाते हैं ना ज़मीन पर, तो हमें उठाने कोई नहीं आता। केवल हमारा इरादा, हमारा हौसला ही हमको उठाता है। और करीब 20-25 मिनट बाद में वहाँ पड़े रहने के बाद मैं उठा। उठने के बाद मैं भोपाल स्टेशन से हबीबगंज स्टेशन पहुँच गया और उसी समय शाम के साढ़े 5 बज रहे थे। एक पंजाब मेल आई और मैं पंजाब मेल में बैठ के मुंबई के लिए रवाना हो गया। ट्रेन जब सुबह सुबह के टाइम इगतपुरी पहुंची, तो यकीन मानना दोस्तों, मैंने बहुत दिन उस 2-3 दिनों से खाना भी नहीं खाया था। मेरे कपड़े भी सारे फटे थे, पैसे भी नहीं थे। तो जो ट्रेन ओके। होती है ना सर, ट्रेन में जो बाथरूम बने होते हैं, उसके बाजू बीच में जो स्पेस होता है, मैं उस स्पेस में पड़ा हुआ था जी। और बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ था। ट्रेन इगतपुरी पहुंची, तभी एक व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है?
मैंने कहा जाना कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ काम मिल जाए, खाने को रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, रहने को जगह, और क्या चाहिए मुझे। उस व्यक्ति को मुझे दया बिल्कुल। आई और उसने मुझे खाना दिया। वो खाना भी मैंने डरते डरते खाया, क्योंकि माँ ने कहा था अनजान लोगों ओके। से बात नहीं करना, अनजान लोगों का दिया हुआ खाना नहीं बिल्कुल। खाना। लेकिन चूंकि मैं छोटी उम्र में लोगों को पहचानना सीख गया था, मैं समझ जाता था कि लोग सही कब है, गलत कब है। तो मैंने देखा कि वो आदमी सही था बिल्कुल। और सच में मेरा भला चाहता है। तो मैंने डरते डरते उसका खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे अपने साथ वो कल्याण ले गया। कल्याण में उतर के उसने कबाड़ की दुकान, जो कि श्रीमान वाहिद कुरैशी की दुकान थी, उन्होंने मुझे उस कबाड़ की दुकान पे काम पे लगा दिया। कुछ दिनों बाद मैंने वो कबाड़ का काम ओके। छोड़कर कल्याण कोलसवाड़ी में ही गुप्ता जी की एक होटल है, मुझे वहां पर एक नौकरी मिल गई। दोस्तों, जब हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं ओ। तो हमारी जगह होटल में ही होती है। जी। तो मैं होटलों में काम करने लगा, मजे से काम करता, खाना खाता रहता, अच्छे से गुजरता। कभी कभी चाय लेकर मैं कोलसवाड़ी में जी। कैनरा बैंक की शाखा जाया करता। मैं वहां पर लोगों को देखता कि अरे, ओके। मैनेजर एक ठंडे रूम में बैठे काम कर रहे हैं, बाहर मैडम काम कर रही, कंप्यूटर पे ढेर सारा, मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिससे इतना अच्छा इनका काम चल रहा है। दिल में एक सपना लिए रहता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा है, इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। तो मैंने सपना देखना शुरू कर दिया, बिल्कुल। लेकिन सपना कैसे पूरा होगा ये बताने वाला कोई नहीं था। मैं होटल में काम करता था दोस्तों। मुंबई जी। में मेरी जो होटल होती है वहाँ मोरी बोलते हैं, जहां पर हम लोग बर्तन मांजते हैं ना, वहां पर उसको मोरी बोलते हैं। एक यस। सुबह की बात है, मैं होटल में काम कर रहा था, तभी एक आवाज आती है, ए लड़के इधर आ। मैंने कहा, जी सर। जा मेरे लिए एक उसल और दो पाव लेकर आ। मैं उसके लिए एक उसल और दो पाव लेकर, जैसे ही मैंने प्लेट को टेबल पर रखा, उसकी नजर मेरे हाथों पर पड़ी। मेरे हाथ कई जगह से गल गए थे, सड़ गए थे, इनमें से बदबू आती थी, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन मेरी ड्यूटी मोरी में लगती थी। मोरी जहां पर हम बर्तन मांजते हैं, क्योंकि बड़े बड़े हंडे, गिलास इस तरह जी। के मुझे मांजता था। तो दिन भर हमारे समय निरमा चला करता था, तो निरमा में दिन भर हाथ रहने से मेरे हाथ कई जगह से गल गए थे, कई जगह सड़ गए थे। तो हमारे सेठ जी ने कहा था कि आप ओके। एक काम करो कि हाथों में मेहंदी लगा लिया करो, मेहंदी लगाने से ये ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह मैं उन्हें मेहंदी लगा के ठीक कर लिया करता था। तो उसने कहा बेटा तुम्हारे हाथ तो जी। गल गए हैं, कई जगह सड़ रहे हैं, और इस तरह अगर तुम यहाँ काम करोगे तो तुम्हारे हाथ तो गल जाएंगे। मैंने कहा क्या करूं साहब, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मैं और क्या काम करूं, मुझे कहाँ काम मिलेगा। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, मैं एक पेंटर हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ, मैं पुताई का काम तुम्हें सिखा दूंगा, हुनर वाला। मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, इस होटल के काम से अच्छा है कि मैं कुछ हुनर वाला ओके। काम सीख लूं। इस तरह मैं होटल का काम छोड़कर बिल्कुल। पेंटर बाबू के साथ चल दिया। दिन भर पुताई करता रहता, लोगों के घरों में जाता, चूना पोतता, डिस्टेम्पर पोतता। दिन रात बड़े मजे से गुजरने लगे। पेंटर साहब झुग्गी में रहते थे, उनके साथ मैं भी झुग्गी में रहने लगा। इस तरह एक ओके। दिन की बात है, मुझे अपने साथ वो कांटे मारने वाली है, कोलसेवाड़ी में कांटे मारने वाली, मुझे कांटे मारने वाली नाना पावसी चौक पर एक जी। दुकान थी, सिंह इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर स्टोर्स। उसके मालिक थे स्वर्गीय श्री ओके। चंद्रवली सिंह राजपूत जी। एक दिन मुझे अपने साथ वो ले गए। जी। मैं बहुत छोटा था, काउंटर पर ऐसे खड़ा हुआ था, तभी सिंह साहब की नजर मेरी ओर पड़ी यस। कि अरे मुन्ना, ये तुम्हारे साथ ये सुंदर सा बालक कौन है। यकीन माना दोस्तों, उस समय में बहुत सुंदर थे, मतलब इतने सुंदर थे हम बता नहीं सकते। उसने कहा सर, ये लड़का ओ। मध्य प्रदेश से आया है और मेरी दुकान पर रहता है, मतलब मेरे घर पर रहता है और मेरे साथ पुताई काम करता है। तो उसने कहा ये लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा ओके। है, एक काम करो, इस लड़के को आप मुझे दे दो, हमारी दुकान पे काम करने की लड़के की जरूरत है। पेंटर बाबू मान गए।
और मैं पेंटिंग का काम पे ना जाकर दुकान पर जाने लगा। सेठ जी को मेरा काम बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मोहन के साथ झुग्गी में क्यों रहते हो? तुम एक काम करो ना, हमारे साथ रहो, हमारे घर पर रहो, परिवार की तरह रहो। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अरे वाह, बहुत मजा आ गया। उनके घर में शावर वो लगा हुआ जिसमें पानी गिरता बारिश वाला। मैंने कहा अरे मैं तो नहाऊंगा, बहुत मजा आएगा। बच्चे हैं, छोटी छोटी खुशियों में दिल खुश हो जाता है। छोटी खुशियां मजेदार दिन। ओके। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। फिर क्या, मैं पेंटर बाबू घर छोड़कर और सिंह साहब के घर पर रहने लगा। इस तरह मुझे एक परिवार मिल गया, बाबूजी, अम्मा जी, भैया, भाभी। इस तरह बड़े दिन से जिंदगी के 6-7 साल गुजर गए। एक दिन सेठ जी ने कहा ओ। कि मुकेश, चलो हम तुम्हें अपने गांव यूपी घुमाने ले चलते हैं। मैंने कहा अच्छा, चलिए। तो हमारे सेठ जी हमको उत्तर प्रदेश बहादीपुर जिला सुल्तानपुर अपने गांव ले गए। गांव पहुंचकर मैं उनके खलिहानों में, खेतों में खूब काम करता, भैंसों को चराने ले जाता, खेतों पे काम ओके। करता। क्योंकि मैं शुरू से ही मेहनती था। मुझे मेहनत करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पता था यदि मैं मेहनत करूंगा तो भगवान एक न एक दिन मुझे जरूर सफल करेगा। उसके बाद बिल्कुल। मैं इस तरह काम करता था, मेहनत करता था। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया दोस्तों कि हम बहुत सुंदर थे। तो हमारी सुंदरता पर किसी की नजर पड़ी और एक दिन उसने हमको बुलाया कि अरे तुम इधर आओ। मैंने कहा जी बोलिए। तुम यहाँ वहां ऐसे घूमते रहते हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जीवन में कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे कि तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें जाने, लोग तुम्हें पहचाने? मैंने कहा मैडम ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे? कहने लगी देखो वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं देखती हूँ तुम दिन रात काम में लगे रहते हो। अगर तुम सच में कुछ करोगे ना तो जीवन में तुम्हारा बहुत नाम होगा। डियर दोस्तों, जब कोई सुंदर व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आपको कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारा नाम हो, तो वो बात सीधे दिल में आ जाती है। अब हमारे भी बात दिल में लग गई कि हमको अब कुछ ना कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये कोई बताने वाला नहीं है। बाबूजी यस। ने एक दिन कहा कि मुकेश, काफी दिन हो गए मुंबई से अपने को यूपी आए हुए, चलो अपन वापस मुंबई चलते हैं। फिर क्या था, वापस हम यूपी से मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचने के बाद मैं वैसे ही काम करने लगा, दुकानों पर जाता था, सेल परचेज करता था। क्योंकि मेरे बाबूजी मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने एक दुकान मेरे नाम कर दी थी, जहां पर मैं दिन भर रहता था अकेला। दिन भर में सेल करता, ओके। परचेज करता, हिसाब करके शाम को बाबूजी को दे दिया करता कि ये पैसे बचे हैं। तो मुझ पर बहुत भरोसा ओके। किया करते थे। तो इस तरह जी। मैं दुकान पर बैठ गया। क्योंकि हम सभी के कोई ना कोई दोस्त होते हैं, तो मेरा भी एक दोस्त था। बिल्कुल। क्योंकि दुकान पे मैं अकेला बैठता था, तो गल्ले का हिसाब किताब मेरे पास रहता था, यानी पैसे मेरे पास काफी यस। सारे रहते थे। तो मेरा एक यस। दोस्त था, वो मेरे पास अक्सर आया करता था वो दुकान पे। मैं कभी उसे बड़ा पाव खिला देता, कभी उसल खिला देता, कभी मिसल खिला देता। तो एक मेरे पास आया, मैंने उससे कहा दोस्त, मैं बाबूजी के साथ यूपी गया था और वहां पर एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट मिली थी, और उसने मुझसे कहा कि जीवन में तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें जाने, लोग तुम्हें पहचाने। अब समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या किया जाए। वो काफी देर सोचता रहा। बिल्कुल। सोचने के बाद मुझसे कहता है कि सच में मुकेश तुम्हें अपना नाम रोशन करना है? मैंने कहा, हाँ मुझे अपना नाम रोशन करना है और लोग समाज में अपना एक स्थान बनाना है। तो उसने कहा मुकेश, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, अच्छा क्या काम करना पड़ेगा? वो कहने लगा, पढ़ाई वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर ले जाएगा और तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करेगा। मैंने कहा, अच्छा ओ। पढ़ाई में इतनी बड़ी ताकत है? कहने लगा, हाँ पढ़ाई में इससे भी बड़ी ताकत है, और पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं लगते, बस दिल में आग होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर एक बार आग जल गई ना तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे। मैंने कहा, अच्छा वाह क्या बात है, पढ़ाई में सच में बहुत ताकत है, चलो मैं पढ़ाई करूंगा। और इस प्रकार मैं अगले दिन दौड़ा दौड़ा एक मराठी स्कूल पहुंच गया। कोलसावाड़ी मराठी स्कूल होते हैं, मैं पहुंच गया और प्रिंसिपल साहब से कहता हूँ कि सर मुझे पढ़ाई करना है।
प्रिंसिपल साहब कहते, अरे वाह, कोई तो स्टूडेंट आया जो कहता मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ जल्दी से तुम कुछ भी कागज दो, मैं तुम्हारा एडमिशन कर देता हूँ। मैंने कहा सर कागज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप कुछ पढ़ने को देंगे, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। तो उन्होंने एक मराठी किताब मुझे दी, क्योंकि मराठी हिंदी के समान ही होती है, तो मैंने उसे पढ़कर सुना दी। उन्होंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता पिता, कुछ तो हमें ओके। ला के दो, क्योंकि हमारी भी प्रशासकीय मजबूरियां हैं, हमको भी जवाब देना बिल्कुल। पड़ता है, हम कैसे नाम दें। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें ओके। की। उन्होंने कहा आप एक कागज लेकर आ जाओ कोई भी, मैं तुम्हें एडमिशन दे दूंगा। और इस प्रकार मैं निराश होकर वापस दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद ओके। मैं सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे याद आ गया, अब मुझे अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर तो मेरे घर पर रखे हुए हैं। अब 8-9 साल बिल्कुल। बाद मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरा मन है। उन्होंने कहा अच्छी बात है, एक काम करो, कुछ ये 8-9 हजार रुपए तुम रख लो, घर जाओ, अपने माता पिता से मिलो, अपने डॉक्यूमेंट लेकर आप यहाँ आ जाना और पढ़ाई करना और साथ हमारे साथ रहना। मैं बहुत खुश हुआ। एक्सक्यूज मी और सर। इस तरह जी, सर 2 मिनट, मैं ये पूछना चाहूँगा कि उस समय आपकी उम्र क्या थी? इन सब कौन सी एज के थे जब आपके मन में विचार आया कि हाँ मुझे पढ़ना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है? सर आपकी ये एज उस क्या समय थी उस समय? 16 साल का था मैं, 15-16 साल, क्योंकि मैं 5वीं क्लास से घर से निकल ओके। गया था 8-9 साल की उम्र जी। से। तो मैं 16-17 साल का हो चुका था उस समय। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम जी। घर जाओ, अपने डॉक्यूमेंट ले आओ। इस तरह मैं घर पहुंचा, पिपरिया पहुंचा, अपने माता पिता से मिला, अपने भाई बहनों से मिला। अपने भाई बहनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। करीब 8-9 साल बाद मैं अपनी बहन से मिला। मैंने करीब 2-3 दिन लगातार अपने भाई बहनों से बातें की, अपने दुख सुख हर शेयर मैंने किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया कैसे कैसे मैं रहता था, बहुत मेरे घर वाले खुश हुए। इस प्रकार मैं, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करने लगे और मैं घर पर ही रह गया। जिस उद्देश्य से मैं आया था मैं वो सब भूल चुका था। और पिपरिया में ही मैंने एक चाय पान की बिल्कुल। नाश्ते की दुकान खोल ली। जो पैसे मैं लेकर आया था उससे मैंने पिपरिया में सांडिया रोड पर एक चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। लेकिन चाय पान की दुकान में मुझे नुकसान हो गया, घाटा हो गया। घाटा क्यों हुआ इसका मैंने किताब में अच्छी तरह जिक्र किया है। और घाटा लगा तो मुझे दुकान बंद करना पड़ा। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। जब मेरे ऊपर कर्जा हो गया तो पिपरिया में ही गुरुदासमल भगवान दास जी की कपड़े की दुकान थी। मैंने वहां पर नौकरी करना शुरू कर दिया। वहां से नौकरी करके मैंने उस घाटे को पूरा किया, लेकिन घाटा बहुत ज्यादा था दोस्तों। लोग जिनसे मैंने कर्जा लिया था वो लोग मुझे रास्ते में मिल जाते तो मुझे मार दिया करते, मेरी बेइज्जती करते, और मैं बहुत दुखी हो जाता और अपने आप को कोसने लगता कि मैं सच में एक असफल व्यक्ति बनकर रह गया हूँ जीवन में। और मैं बहुत थक हार के बिल्कुल। एक दिन अपनी माँ के पास पहुंचता हूँ और माँ से कहता हूँ, माँ मेरा सामान पैक कर दे, मैं बाहर शहर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बाहर से कहाँ जाना चाहती हो? मैंने कहा मैं भोपाल जाऊंगा। माँ ने चिंता से मेरी ओर देखा कि भोपाल में क्या करोगे? मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन इस बार कुछ बनकर ही लौटूंगा। माँ चिंता से मेरी ओर देखती रही, लेकिन वो मेरे फैसले से बहुत खुश थी। और उसने एक बोरा लिया। उस बोरे में कुछ बर्तन, 5 किलो आटा, दाल चावल, तवा, एक स्टोव, हमारे समय पीतल के स्टोव चला करते थे, तो एक पीतल का स्टोव रख के बोरा में बांध के और बोरा मेरी ओर सरका दिया। और माँ का जो साड़ी होती है, पल्लू होता है, किनारा होता है, उसमें गठान होती है, उस गठान को खोला और उसमें से कुछ पैसे थे वो मेरे को दिए। मैंने देखा वो 60 रुपए थे। ओके। माँ ने कहा रख ले, रास्ते के तेरे काम आएंगे। मैंने कहा तू चिंता मत करना माँ, देखना एक दिन तेरे 60 रुपए है ना, मैं 60 लाख बना के दिखाऊंगा। इस बार मुझ पर भरोसा रखना और वाह। मैं जीवन में अब कुछ बनकर ही लौटूंगा। ऐसा मैंने प्रण कर लिया। उसके बाद मैंने
वाह। और मेरी माँ ने, हम दोनों ने तकरीबन एक दूसरे को 5 मिनट तक देखा, जी भर कर देखा। हमने इतना देखा कि शायद हम जिंदगी में अब कभी दोबारा मिलेंगे। ऐसे देखते देखते आंखें भरती हुई और मैंने बोरा उठाया और घर से बाहर निकल गया। जब मैं घर से बाहर निकला, ओके। थोड़ा आगे चला तो एक गली पड़ी, तो मैंने राइट मुड़ा। तो मैंने मुड़ के थोड़ा देखा अपने दरवाजे की तरफ, घर की तरफ, तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन आंसू को देखते ही कहा कि तू चिंता मत करना माँ, देखना तेरे यही आंसू एक दिन मेरे को सफल बना देंगे। और मन ही मन मैं एक संकल्प लेकर घर से निकला। पहुंचते पहुंचते मैं बस स्टैंड तक आ गया और बस का इंतजार करने लगा। जी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, भैया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे 2 छोटे भाई बहन खड़े हुए थे। मैं अपने भाई बहनों में 11-12 साल बड़ा था, काफी बड़ा था। छोटे थे, खड़े हुए थे। बहन ने कहा, भैया माँ ने ये खाना दिया है, आप रास्ते में से खा लेना। और हाँ, अपना ध्यान रखना, बाहर परदेश जा रहे हो, हमें चिट्ठी लिखते रहना। हमारे समय चिट्ठी चला करती थी। उनकी हाँ। इतनी मधुर बातें सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया और मैं घुटनों के बल रोड पर खड़ा हो गया और भाई को यहाँ गले लगाया, बहन को यहाँ गले लगाया, बहुत जोर से गले लगाया। और मैंने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा और तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए मैं वाह। उन्हें चिपकाते रहा, बहुत देर तक चिपकाते रहा। थोड़ी देर में बस आ गई। बस आते ही मैं बस में चढ़ गया। चढ़ते ही सबसे पहले मैंने सामान, जो रैक होता है ना, सामान उन रैकों में रखा और सामान जी। रैक में रखने के बाद खिड़की से ऐसे झांक कर देखा तो मेरे दोनों भाई बहन खड़े हुए थे और मुझे देख रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था, वो मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था। हम किसी भी तरह की कोई बात आपस में नहीं कर रहे थे, बस देखे जा रहे थे एक दूसरे को। बस चलने को तैयार हो गई, मैं उन्हें देखता रहा। बस चलने लगी, मैंने देखता रहा। मैं उनको तब तक देखता रहा जब तक कि वो दोनों दिखाई देना बंद नहीं हुए या मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गए। ओ। ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर रहा था। उसके बाद मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस जी। और वो सफर हमेशा ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बस मुझे भोपाल ले आई। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम किया, चमड़े की पकाने वाली फैक्ट्रियों में काम किया, फिर चौकीदारी का काम किया। और चौकीदारी काम करते करते एक जगह लोडिंग ऑटो ड्राइवर की नौकरी निकली थी। मैंने वहां जी। जाके बोला, साहब मैं आपकी ऑटो ड्राइवर की नौकरी करना चाहता हूँ और आप चिंता ना करें, मैं माल को धोना रखना सब कर लूंगा। वो कंपनी के मालिक थे स्वर्गीय श्री वाटुमल वासवानी जी। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ऑटो में काम में रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें ऑटो चलाना आता है? मैंने कहा हाँ आता है, मुझे मालूम था कि ऑटो जो होता है वो स्कूटर की तरह होता है, गियर डालो और चल जाता है। मैंने कहा हाँ साहब चला लेंगे, आप चिंता ना करो। मैंने बहुत मिन्नती की और उन्होंने मुझे लोडिंग ऑटो ड्राइवर की नौकरी में रख लिया। मैं बहुत मजे से रहता। उन्होंने भोपाल में मुझे रहने का कमरा दे दिया। और एक दिन की बात है, ओके। उन्होंने पीएनडल और बैलेंस शीट और डॉक्यूमेंट कहा, मुकेश एक काम करो, बैलेंस शीट डॉक्यूमेंट आप सीए मनोज खरे को देकर आओ। सीए मनोज खरे जी का ऑफिस हमीदिया रोड पर ही था। मैं पहुंचा उनके ऑफिस में डॉक्यूमेंट देने, तो मैंने देखा एक व्यक्ति बहुत ठंडे से केबिन में बैठा हुआ है, हाथों में सोने की अंगूठियां हैं, चेन पहने हैं। मतलब ऐसा इसने क्या पढ़ाई कर ली भाई? 10-12 लोग काम कर रहे हैं, सर तो ठंडे केबिन बैठे। तो मैंने, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, लड़का काम कर रहा था, मैंने उसको हिलाया। मैंने, भाई साहब क्या है? मैंने कहा वो ये साहब अंदर बैठे हैं, वो कौन है? बोला अरे भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सीए है। मैंने कहा अच्छा, सीए बनते कैसे? बोले बहुत कठिन कोर्स है,
पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। ढेर सारी नकारात्मक बातें उसने मुझसे कही, लेकिन मैंने उसकी हर बात को सकारात्मक लिया। मैंने कहा अच्छा, बहुत कठिन है, भीड़ भी नहीं होगी। वाह, मतलब भीड़ नहीं होगी, कठिन है, मतलब इसमें ज्यादा इज्जत मिलेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी पढ़ाई है। और मैंने कहा मैं यही करूंगा। लेकिन दोस्तों, गुरु चाहिए, सफलता के लिए गुरु चाहिए। अब मेरा कोई गुरु था तो नहीं, तो मैंने सर को ही गुरु मान लिया और सर के ऑफिस के दरवाजे पे चौखट पे पहुंचा और ऐसे मत्था टेका और स्वयं से वादा किया कि अब सीए बनकर ही हम आपके चरण स्पर्श करने आएंगे। फिर क्या था, वादा कर लिया। वादा बड़ा भी बहुत था। हमने दौड़ना शुरू किया। 5वीं से डायरेक्ट हमने 10वीं की परीक्षाएं दी। हम उसमें 3 बार असफल हुए, लेकिन हम निराश नहीं हुए। हम जितनी बार गिरे उतनी ताकत से ऊपर खड़े हुए, क्योंकि हमें पता था कि हमारी मंजिल बहुत दूर है और हमें कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार खड़े होना पड़ेगा। इस बार हमने 10वीं 3 बार में पास की, मतलब चौथी बार हमने 10वीं पास की। और फिर उसके बाद हमने सी के एग्जाम में कूदे। सीए की पहली क्लास में हमको लगातार 6 बार सफलताएं मिली, लेकिन हम निराश नहीं हुए और हम मेहनत करते 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 आज हम आपके सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के खड़े। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुपर सर। ये मतलब आपकी जो पूरी स्टोरी है इतनी इंस्पायरिंग है कि इसका एक एक शब्द मेरे दिमाग में बैठ गया और मुझे खुद को इतना इससे इंस्पिरेशन मिला है, इतना मोटिवेशन मिला है। और साथ ही साथ जो अभी हमें दर्शक देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी गुरुजन, जो भी वरिष्ठ लोग हमें अभी देख रहे होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ही इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर बहुत ही ग्रेट लगा होगा सर। और सर मैं आपको एक सैल्यूट करता हूँ कि आपने मीन्स लाइफ में इतने स्ट्रगल्स के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी। लेकिन सर दोस्तों, अगला सवाल मैं यही लेना चाहूँगा कि जी जी सर। दोस्तों मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ। यदि हम गरीब है ना, तो हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एजुकेशन का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा टूल है। हम इसको पाकर हम सफल बन सकते हैं अपन, और हम भी उन महान लोगों के बीच में जाके बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन होती है वो गरीबी अमीरी नहीं देखती है और ना ही पैसा देखती है। वो देखती है आपके अंदर हौसला और आपके अंदर उसको पाने की आग। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पैसे नहीं है तो निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम एजुकेशन पाकर हम भी सफल बन सकते हैं। बिल्कुल सर, जी, आपने बहुत ही सही बात बोली है। लेकिन सर आप तो बार बार आपने कहा आपने 10वीं 3 बार में पास की, आपने लाइफ में इतनी सारी मीन्स जॉब्स की, इतनी सारी ठोकरें खाई, उसके बाद भी आप हर टाइम एक वापस उठने का जो जज्बा है उसको लेकर वापस आप चल पड़ते थे। तो सर आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को बिल्कुल ही अपने में ग्रहण नहीं करती। उनको 1-2 फेलियर्स में ही वो लोग हार मान लेते हैं और बहुत ही गलत गलत कदम जो है उनको उठा लेते हैं। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पेशेंस जो आजकल जो इस जनरेशन में बहुत ही कम है, क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ को? आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा है डियर रवि रेले, बहुत अच्छा सवाल किया है। हर सफलता के पीछे त्याग मांगती है सर, और हर सफलता जो होती है उसके पीछे एक बहुत खास आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक कमिटमेंट नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, आप सफल नहीं बन सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक सपना है और उस सपने को पाने के लिए आपके पास एक एम है, गोल है और आपके पास कमिटमेंट है, और आप सोचते कितनी भी बार गिरे और उठने की क्षमता आपके अंदर है, तो आप निसंदेह उसको पा सकते हैं। डियर दोस्तों, आजकल मैं देखता हूँ जरा सी असफलता मिल जाती है, स्टूडेंट सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, सुसाइड करने में जितनी मेहनत लगेगी उससे कम ही मेहनत आपको सफल बनने में लगेगी। और यकीन मानना, अगर आप सच में दिल से मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी बार फेल होंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार। अरे एक न एक दिन तो आपको किस्मत का साथ देना ही पड़ेगा। ट्रायल एरर, हमने सीए में मैथ्स पढ़ी थी, उस मैथ्स में एक नाम था ट्रायल एरर। अगर हम ट्रायल एरर
इन ट्राई अगेन पर अगर हम ध्यान दें तो हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हर असफलता के पीछे कभी आप बैठकर सिर्फ 10 मिनट ये सोचिए कि हम असफल क्यों हुए। जिस दिन आपको ये जवाब मिल जाएगा हम असफल क्यों हुए, आप सच में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन अब फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उस पर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है, जो कि मैंने अपनी किताब सीए पास द रियल स्टोरी में दिया है। सीए पास द रियल स्टोरी किताब स्टूडेंट के लिए लिखी गई है। इससे जो भी रॉयल्टी आती सब चैरिटी में जाती, मेरे पास कुछ नहीं आता। दोस्तों, इसमें मैंने उन चीजों को बताया जो आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। दैट्स ग्रेट सर। और आपने असफलता के बारे में जो कहा उसके ऊपर मुझे सोहन लाल द्विवेदी जी की कुछ लाइनें याद आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर, बहुत आपने इसी कई कविता की लाइनों को अपने शब्दों में कहा है। बहुत ही ग्रेट सर। और यहाँ पर हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं इंद्र पब्लिकेशन से। तो मनीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो सर, आपने जैसा कि कहा सीए पास बुक, आप उसके ऑथर हैं और ये जो बुक है बेस्ट सेलर रही है, मतलब बहुत ही ग्रेट बुक है। तो सर, इसके बारे में मैं थोड़ा और डीप में जानना चाहूँगा कि कैसे विचार आया इस बुक को लिखने का, क्या लिखा एक्चुअली गया है इस बुक में, मीन स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स हैं। और सर, कैसे जब बेस्ट सेलर रही तो कैसा आपको फील हुआ? सर, मैं सब जानना चाहूँगा इस बुक के बारे में। डियर अभी, डियर फ्रेंड्स, बुक को लिखने का मैंने कभी सोचा नहीं था। 2010 में मैं सीए बन गया था और सीए बनते ही मेरे सामने सिर्फ एक ही सपना था कि बहुत सारे पैसे कमाना, और मैंने कमाए भी। लेकिन 2012 की आसपास की बात है, मेरे क्लाइंट हैं, उनका मसाले का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं उनका टैली पे बैठ के काम कर रहा था और लाइट चली गई, तो मैंने सोचा चले जाएंगे, तो मैंने कहा इनको अपनी एक स्टोरी सुना दूं। तो मैंने उनसे कहा, सर आपका माल इटारसी जाता है? कहले हाँ जाता है ना। मैंने कहा अग्रवाल जी के यहाँ? शरद अग्रवाल। कहले हाँ वहाँ माल जाता है मेरा, चावल लाइन इटारसी हमारी दुकान है। तो मैंने कहा सर मैं वहां पर चौकीदारी का काम किया करता था। मेरी ड्यूटी सुबह शाम को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरी ड्यूटी लगा करती थी और मुझे वहां 600 रुपये महीना मिला करते थे। एक दिन की बात हुई कि मैंने कुछ लोगों को पेट्रोल चुराते हुए पकड़ा और वो चोर बहुत बड़े थे। उन चोरों ने मुझे मारा पीटा और सुबह के करीब 6 बज गए थे, भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उन चोरों ने मुझसे कहा, मतलब मुझसे नहीं, भीड़ से कहा कि ये जो लड़का है चौकीदारी के साथ साथ करते करते ये चोरी का काम भी करता है। भीड़ ने उनकी बात को सच माना और उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की। भीड़ मुझे मारते पीटते चावल लाइन से इटारसी थाने की ओर ले जाने लगी। भीड़ मुझे मारती, मैं गिर जाता, फिर मैं खड़े होता। इस प्रकार मुझे मारते मारते वो इटारसी थाने ले गई और थाने पहुंचकर सिपाहियों ने मेरे ऊपर हाथ साफ किया, क्योंकि थोड़ा एजुकेशन का फर्क होता है। उसके बाद टीआई साहब आए। टीआई साहब ने मेरी ओर देखा और उन्होंने कहा लड़का चोर तो नहीं लगता है, क्या बात हुई बेटा? मैंने उनको सब कुछ सच बताया। फिर उन्होंने वो 2 लड़कों को देखा जो चोर कहाँ है, तो चोर भीड़ से गायब हो चुके थे। और टीआई साहब मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं, देखना बेटा एक दिन तुम बहुत सफल इंसान बनोगे, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर इस प्रकार उन्होंने जाने दिया। जब ये कहानी मैंने अपने क्लाइंट को सुनाई तो उनकी आंखें डबडबा गई और उन्होंने कहा, अरे मुकेश जी, आपका लाइफ में इतना बड़ा संघर्ष रहा, आपके पास तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, आपके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने इतना अच्छा ऑफिस खरीदा, इतना बड़ा कारोबार जमाया, ऐसा ऐसा क्या किया? और एक हमारे बच्चे हैं जिनको हमने सारी सुविधाएं दी है, हम लोग उन्हें बस तक छोड़ने जाते हैं, बस लेने आती है, हर खाना हमको हर चीज देते हैं, फिर वो मेहनत नहीं करते। आप एक काम करिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने गले लगकर मुझसे कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है,
आप इस पर एक किताब लिखिए ताकि दूसरे स्टूडेंट सच में मोटिवेट हो सकें, और वो बच्चे जो जिंदगी से निराश हो गए हैं या जो सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना किसी खास वर्ग का के लिए बनी है या बहुत विद्वान लोगों के लिए बनी है, उनके मन में ये भावना खत्म हो जाए, और वो बच्चे जो फेल हो जाते हैं और सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें तुम्हारी बुक पढ़ के और तुम्हारी कहानी जानकर उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और वो भी जिंदगी में कुछ पाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो इस प्रकार मैंने 2012 में बिल्कुल। ये किताब लिखना शुरू किया और 2015 में मैंने किताब लिख पाया, और 1 जुलाई 2015 सीए डे पर मैंने ये बुक को इंदिरा पब्लिकेशन हाउस के माध्यम से, जिसके की इसके ऑनर हैं अपने मनीष गुप्ता जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बुक को पब्लिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह वो किताब आप तक पहुंची। उस किताब में पढ़ने का, लिखने का, उठने का, बैठने के सारे सिस्टम, सारे तरीके बताए गए हैं जो मैंने खुद आजमाए थे। उन तकनीकों को आजमा कर कोई भी स्टूडेंट सफल बन सकता है। मैं यहाँ पर एक बात फिर कहना चाहता हूँ बार बार कि पढ़ाई में पैसे कभी भी बाधा नहीं पड़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगर हम गरीब हैं तो हमें ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और यदि आप अमीर हैं तो आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। आप कभी ये दोष ना दें कि हम गरीब हैं, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मेहनत हमारे हाथ में। हम गरीब है ना, हम मेहनत तो कर सकते हैं, हम मेहनत से क्यों डरे। हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे हम एक न एक दिन सफल बन जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल सही बात है सर। और सर आपने मतलब जैसा कि कहा कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम सफल ज़रूर बन पाएंगे। और आपने अपनी जो पूरी जर्नी बताई उसमें आपने अब्दुल कलाम जी का एक कोट कहा था, तो उन्होंने एक और यहाँ पर कोट कहा है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक इट। यानी कि मेहनत करनी होगी, आपको सूर्य की तरह जलना होगा अगर आपको उसकी तरह चमकना है। तो सर आप जो भी हमें अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं या उनके माता पिता देख रहे हैं तो उनको सक्सेस की आप क्या क्या टिप्स बताना चाहेंगे? मुझे आपसे जानना है कि क्या आपकी ऐसी मास्टर टिप्स हैं जिनसे और प्लस मेहनत से कोई भी बच्चा सफल बन सकता है। इससे पहले कि आपने एपीजी का नाम लिया, सच में वो मेरे आदर्श रहे थे। जब बुक लॉन्च का समय आया था सीए पास का 1 जुलाई 2015, मैं 20 जून को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के निवास 10 राजाजी मार्ग गया था उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। और मैं इस तरह सुबह सुबह 8 बजे राष्ट्रपति जो कि पहले थे एपीजे कलाम जी के दरवाजे पर खड़ा हो गया, और मैंने वहां पर जो गार्ड होते हैं उनको कहा कि मैं साहब से मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं एक बुक लॉन्च करने जा रहा हूं, और इस बुक पर मैं चाहता हूं कि माननीय हमारे एपीजे कलाम जी भोपाल आए और आकर बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दे, क्योंकि बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं उनके पास आया हूं। और ये खबर मैंने गार्ड को दी। जब गार्ड ने अंदर पहुंचाया तो वहां से खबर आई कि साहब अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वहीं खड़ा हो गया। करीब 8 बजे से मैं 10:30 बजे तक गेट पर खड़ा रहा, और छोटी सी जो दरवाजा होता है ना बड़ा, उसमें एक विंडो होती जरा सी, मैं वहां से झांक कर उनको ऐसे खड़ा रहा। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था इसलिए गार्ड मुझे वहां से दूर नहीं कर पाया। और 10:30 बजे के आसपास एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने रूम से यानी अपने जो बंगले से बाहर आए गार्डन में। तो आए तो उन्होंने देखा कि कोई लड़का गेट पर खड़ा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी शक्ल कुछ पढ़े लिखो जैसी हो गई थी, तो उन्होंने कहा वो लड़का कौन खड़ा है। अपने सेक्रेटरी से कहा, उस समय उनके सेक्रेटरी वी प्रसाद जी थे। उन्होंने सेक्रेटरी से कहा जाओ उस लड़के को बात करके उसको बुला कर लेकर आओ। सेक्रेटरी मेरे पास आए, बोले क्यों खड़े हो आप यहाँ पर। मैंने कहा मैं साहब से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक किताब लिखी है जो कि 1 जुलाई को पब्लिश होगी, और मैं चाहता हूँ कि वो इस बुक को लॉन्च करें क्योंकि मैंने बच्चों के लिए लिखी है। इस प्रकार मेरा मैसेज उन्होंने एपीजे कलाम जी को दिया, और एपीजे कलाम जी ने फिर मुझे आदेश देकर बुलाया कि उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। मैं जब उनके पास गया दोस्तों, वो एजुकेशन ही थी जिसने मुझे उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया, और वो मेरी जिद सफलता पाने के लिए
जिद को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि मेरी जिद थी कि मैं साहब से मिलकर ही जाऊंगा, इसीलिए मैं 2.5 घंटे वहां दरवाजे पर खड़ा रहा। अगर मैं वहां थोड़ा सा भी पेशेंस को लूज कर देता, या हो सकता है मेरे अंदर ईगो आ जाता कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्यों खड़ा हूं यहाँ पर। लेकिन मेरे अंदर ना ईगो आया, ना मैंने पेशेंस को लूज किया, बल्कि मैंने जिद की और प्रतिबद्धता की कि मैं इनसे मिलकर जाऊंगा। मैं उनके पास गया और मैंने उनको नमस्कार किया। उस महान आत्मा को दर्शन करके मैं बहुत खुशी हुई। और मैंने कहा, सर, उस समय मैं फोटो कॉपी ले गया था, किताब पब्लिश नहीं हुई थी। मैंने कहा किताब मैंने लिखी है, इसमें एक स्टूडेंट की लाइफ बताई गई है, किस प्रकार वो होटल के काम करते करते शिक्षा के उस मुकाम तक पहुंचा है। और मैं चाहता हूं कि आप इस बुक पर आए। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, तुम यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अपना रिप्लाई आपको मेल पर भेज दूंगा। और इस प्रकार उस महान आत्मा के दर्शन हुए और उनका मेल मुझे प्राप्त हुआ कि किसी कारणवश वो भोपाल में नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद बच्चों को, स्टूडेंट को, सबको दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में आपका वो क्वेश्चन छुपा हुआ है। वाह। क्वेश्चन ये छुपा हुआ है कि हमको हर सफलता के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद करनी पड़ती है। जिद एक अच्छे कार्य के लिए जिद होनी चाहिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जिद होना चाहिए। यदि आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए जिद करते हैं तो आप सफल बन जाते हैं। हम छोटे थे ना, तो अपने माता पिता जिद करते हैं, आप ये दिलाइए तो हम पढ़ाई करेंगे, आप हमें वो सामान दिलाएंगे तो हम खाना खाएंगे। इस तरह की हम जिद करते हैं, जबकि हम कितने गलत होते हैं। आज हमको पता चलता है कि अरे, हमारे माता पिता कितना सही बोलते थे, वो तो हमें पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, और ये पढ़ाई तो हमारे लिए है, इससे हमारा ही भविष्य बनने वाला है। जिस दिन हमें ये पता चलता है कि इस पढ़ाई से हमारा भविष्य बनने वाला है, उस दिन काफी देर हो चुकी होती है और हम काफी कुछ खो चुके होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो अच्छी चीज के लिए आप जिद करें, अच्छे उद्देश्य के लिए जिद करें, अच्छे सपने के लिए जिद करें, देखना आपको सफलता मिलेगी। तो स्टूडेंट, जिद से सफलताएं मिलती हैं। बिल्कुल। और सर बहुत ही ग्रेट। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कहीं ना कहीं अगर मैं नाम लूँ, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, इन सब ने भी आज़ादी के लिए जो अपनी जिद थी वो एक अच्छे, एक नोबल कॉज के लिए थी। और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आज हम आज़ादी के 74 हम इंडिपेंडेंस डे मना पाए हैं, 73 ईयर्स कंप्लीट कर पाए हैं आज़ादी के। सर आज बहुत ही मैं धन्य फील कर रहा हूँ कि आप जैसे ग्रेट पर्सन से मैं बात कर पा रहा हूँ। और सर कहीं ना कहीं सफलता के लिए हम जब भी पढ़ाई करते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स पर जो सिलेबस का प्रेशर है वो बहुत ही बढ़ चुका है। वो लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत सारा उनको पढ़ना होता है और इसके लिए मेमोरी पावर उनको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो सर आपके पास अगर कुछ टिप्स हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि मेमोरी पावर अपनी हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सच में मेमोरी पावर करना है, क्योंकि चूंकि मैंने भी पढ़ाई के दौरान जब मैं सीए की पढ़ाई करने आया तो मोटी मोटी ढेर सारी किताबें के सामना मेरा हुआ। अगर मैं उन किताबों को रटूंगा, मगिंग करूंगा, तो मैं कुछ दिनों में भूल जाऊंगा। अगर मैं उसको समझूंगा, उस किताब को बारे में मुझसे क्या कह रही है, अगर मैं ये सब समझूंगा, जानूंगा, तो मुझे लंबे समय तक याद रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने मेमोरी को तेज किया। अब मेमोरी को तेज करने के लिए, जैसे कि आप मेरे डोले शोले देख रहे होंगे कैमरे पर, आपको दिख रहे होंगे थोड़े डोले। तो ये डोले शोले जो है ना सर, ये सोचने से नहीं बने हैं। इसके लिए मैं लगातार एक्सरसाइज करता हूँ, रेगुलर वर्क करता हूँ, तब जाके ये डोले शोले और स्वस्थ रहता हूँ। तो ऐसी मेमोरी की एक्सरसाइज होती है। अगर आप उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर उसके यूज करेंगे, तो ये आपको हर दम साथ देगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सोते वक्त, जब भी आप सोने जाएं, तो कभी भी आप मोबाइल ना चलाएं, और ना ही टीवी देखें, और ना ही डरावने धारावाहिक देखें। बल्कि सोने से कुछ मिनट पहले बाथरूम में जाएं, अपने पाँव को अच्छे से धोएं, जी भर के। अच्छे से धोने के बाद आप बिस्तर पर लेटें, और लेटते ही अपने मोबाइल पर, अगर आप मोबाइल चलाते हैं, तो कोई भी जिस आराध्य को आप मानते हो, उस आराध्य की ट्यून अपने मोबाइल पर सिरहाने रखकर सोएं, जैसे कि मैं करता था।
दोस्तों यदि आप इस चीज का पालन करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव सकारात्मकता आएगी। ध्यान दें दोस्तों, आध्यात्मिक से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल क्यों हुआ करते थे? क्योंकि हम घर से दूर रहेंगे, घर का डिस्ट्रैक्शन, घर का एनवायरनमेंट हमको अलग रखेगा, तो हम अपने फोकस स्टडी पर करेंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है उसको आप इस तरह दूर कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज, जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे, आपको लगता है कि आप मधुर धुन नहीं सुनना चाहते, तो आप क्या करिए, दिन की दिनचर्या जो होती है आपकी, आपने सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम किया था, क्या खाए थे, आप किससे मिले, इस तरह की जो दिन भर की आपकी घटनाएं, उसको उल्टे क्रम में याद कीजिए। अगर आप रिवर्स में याद करेंगे तो आपकी मेमोरी में एक्सरसाइज होगी और आपकी मेमोरी का बढ़ेगा। और एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, आप पढ़ाई मत करिए, आप पढ़ते समय लिखिए भी। लिखने से वो मेमोरी में ज्यादा देर तक बैठता है। यदि आप खाली पढ़ेंगे तो आप सिर्फ पढ़ेंगे, एग्जाम हॉल में वो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ के उसी चीज को लिखेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर दो पावर आ जाएगी। एक पावर हो जाएगी, आप पढ़ेंगे यानी आंखों से देखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे, दैट मीन्स आपके शरीर की हरकत होगी। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप, जैसे कि आप फिल्म देखते हैं ना, बरसों तक फिल्म आपको याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि आप क्या करते हैं, एक साथ सुनते भी हैं, देखते भी हैं और एक्टिविटी भी चलती है। इसी तरह आप पढ़ेंगे, आंखों से इनपुट जाएगा, आप बोलेंगे तो आपके कान से इनपुट जाएगा, और यदि आप लिखेंगे आपका लिखा हुआ हमेशा याद रहेगा। तो डियर दोस्तों, आप पढ़ाई ना करें बल्कि लिखें भी। ये मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूँ। और उसके बाद सुबह के टाइम आपको भ्रामरी करना है। भ्रामरी मतलब आपको कान और ये सब बंद के भौरे की आवाज निकलना है सुबह 6 बजे उठ के। मैं फिर कभी एपिसोड में आपको ये कर कर दिखाऊंगा, और 2-3 एक्सरसाइज और मैं बताऊंगा कि जो मैं करता था, क्योंकि वो एक्सरसाइज करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा। जिस आराध्य को आप मानते हैं उसके लिए आप रोज 5 मिनट का समय दीजिए बस। जी, बहुत ही सुपर्ब ये चीज़ है आपने बताई है सर। और इवन मैं रात को सोते समय हरे रामा हरे कृष्णा ये ट्यून सुनता हूँ, और सुबह उठकर भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन सब प्राणायाम भी मैं करता हूँ। बहुत ही ग्रेट इसका सर फायदा, आपने मेमोरी की टिप्स दी हैं, जिससे कि जी सर, इसका फायदा आपको मिल रहा है, आप औरों से अलग हैं। जी जो अलग हट के काम करते हैं, कहते हैं, जो कहते हैं कि जो इतिहास होता है ना, जो सरफरे होते हैं ना, जो सरफरे कहते हैं, सरफरे लोग इतिहास लिखते हैं और समझदार उनको बैठ के पढ़ते हैं। तो आप और हम सरफरे इंसान हैं, हम इतिहास रचने के लिए आए हैं। और जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं वो भी सरफरे बनेंगे और वो भी एक दिन इतिहास रचेंगे, आप देखना। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमीश, आपने ये जो भी आप टिप्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन सर आजकल जो आपने कहा आध्यात्म पर भी हमें ध्यान देना है। आजकल जो बच्चे हैं वो आध्यात्म में ध्यान ना देकर वो आजकल की मीन्स मॉडर्न ज़माने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को फॉलो मत कीजिए, लेकिन अपने रूट्स को भूलते जा रहे हैं, आध्यात्म को भूलते जा रहे हैं। और मुझे सबसे बुरा तो तब लगा जब एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस को एक बहुत बड़े टीवी शो में एक बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन जो अध्यात्म से रिलेटेड था उसके वो जवाब नहीं दे पाई। तो सर आप हमें थोड़ा बताइए कि आजकल स्टूडेंट्स अध्यात्म को क्यों भूलते जा रहे हैं, अपने रूट से क्यों नहीं आजकल वो जुड़ रहे हैं, और कैसे आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर? डियर दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको याद होगा इस दुनिया में जो देश को चला रहे हैं, ये जो वाकई में काम कर रहे हैं, उनका रेशो 20% ही है। 20% यानी 20% लोग औरों से हटकर होते हैं। जो औरों से हटकर है वही काम कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको 20% के रेशो में शामिल होना है तो आपको आध्यात्मिक तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट
एक तपस्या होती है उस दौरान की, बहुत बड़ी तपस्या। आपकी जो किताब होती है, वो ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों को आप बिस्तर पर रख कर ना पढ़े, बल्कि आप अच्छी कुर्सी टेबल पर उनके हाथ पांव जोड़ के पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में यही ग्रंथ आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे और आपको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल। आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, और आध्यात्मिकता जितना आपके अंदर आएगी उतनी आपकी मेमोरी बढ़ेगी, क्योंकि आपके मन से बुरे विचार हटेंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो पॉजिटिविटी अपने आप क्रिएट होगी। पॉजिटिविटी सोचने से नहीं होगी, पॉजिटिविटी लेके आपको प्रयास करना पड़ेगा, और आपको सफल बनना है ना, तो ये सब करना पड़ेगा। अगर आप सच में उन 20% लोगों में शामिल होना चाहते हैं ना, जो अलग हैं, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और डियर दोस्तों, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता के लिए मरना ही पड़ता है, आपको चलना ही पड़ता है। यहाँ पर जाते जाते मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हम में से कितने लोग बिल्कुल उपमन्यु को जानते हैं? शायद ज्यादातर लोग उपमन्यु को जानते होंगे। उपमन्यु क्या था, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। जब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे तो वो मामा के यहाँ रहते थे। उन्हें दूध बहुत पसंद था। तो जब मामा के यहाँ रहते थे तो मामी उनको बहुत डांटा करती थी, और एक दिन मामी ने जब उनको बहुत डांटा तो वो गुस्से में घर से निकल गए, और उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। शिव जी साक्षात प्रकट हो गए और बोले, पुत्र क्या चाहिए तुम्हें? तो लगे, भगवान मुझे ढेर सारा ज्ञान दीजिए, ढेर सारा ज्ञान। भगवान ने कहा, बेटा तुम कुछ और मांग लो, मैं किसी नगर का राजा बना देता हूँ, ढेर सारी दौलत दे देता हूँ, शोहरत दे देता हूँ। लेकिन नहीं साहब, मुझे तो ज्ञान चाहिए, ढेर सारा ज्ञान। ईश्वर ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें वरदान में ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, और गुरु के पास जाने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान पाने के लिए कोई वो कटोरा नहीं है कि मैं तुम्हें दूध पी जाए, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और तब आपको ज्ञान मिलेगा। इस प्रकार उपमन्यु बहुत महान ऋषि बने जाके बाद में। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप चोरी से ज्ञान ले भी लोगे ना, तो समय पे काम नहीं आएगा। जैसे कि कर्ण को जब उसकी जरूरत थी तब काम नहीं आया। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सफलता के लिए कोई शॉर्टकट न ढूंढें, और पढ़ाई ईमानदारी से करें। यदि आप सच में ईमानदारी से करेंगे तो यही पढ़ाई एक दिन आपको पहचान दिलाएगी। और अगर आप झूठ बोलकर, अब चीटिंग करके पास हो भी जाएंगे, तो वो शिक्षा आपके किसी भी काम नहीं आएगी। जब उसकी जरूरत होगी तब आप सब भूल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में ईमानदारी रखें, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी अपने लिए, अगर इसको धोखा देंगे तो आप अपने आप को धोखा देंगे दोस्तों। जी, बिल्कुल। थैंक यू। सर अब आपसे पूछना चाहूंगा कि जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सीए मीन्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बहुत ही मीन्स लोग मानते हैं मुश्किल होता है, इसका एग्ज़ाम सबसे मुश्किल एग्ज़ाम्स में से एक माना जाता है। तो सर ऐसा क्यों होता है, क्या ये सच में होता है? और सीए एग्ज़ाम्स के लिए मीन्स क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? मीन्स आप फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए सर क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मेहनत करता है उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, क्योंकि हर कठिन काम किसी समय वो, हर सरल काम किसी समय वो कठिन हुआ करता है। यदि हम दूर से देखते हैं ना धुंध को, तो दिखता है अंधियारा, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाते जाते हैं आपको धुंध हटती जाती है और आप वो सरल लगने जाता है। नो डाउट ये एग्जाम बहुत कठिन है, और अगर कठिन ना होता तो शायद मैं किताब भी नहीं लिख पाता, और ना ही इतना बड़ा इतिहास बनता। ये बहुत यूनिक एग्जाम है, इसकी अपनी मर्यादा है, ये वाकई में बहुत कठिन है। लेकिन कठिन का मतलब ये नहीं कि आप पास नहीं कर सकते दोस्तों, आप पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि पढ़ाई में आपको पहले तो ईमानदारी रखनी पड़ेगी, शॉर्टकट त्यागने पड़ेंगे। जब आप किसी पैरे को पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं तो आप एक पेन लीजिए या अपनी उंगली से शब्दों को छुएं या पेंसिल से छूते जाएं, और जहां पर कठिन शब्द आता है वो कठिन शब्द उस पैरे का पूरा हिस्सा होता है। जनरली उस कठिन शब्द पर आंखें आपकी स्किप कर जाती है। हम यही करते हैं, गलती हमारी यही होती है, हम पैरा पढ़ते हैं
और जो कठिन वर्ड होता है, कीवर्ड, उसको हम स्लिप कर जाते हैं, वो पैरा हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको उस कीवर्ड पर ध्यान देना है, और जब तक वो समझ में ना आए तब तक वो पैरा पढ़ते रहना पड़ेगा। और यहाँ पर चूंकि आपने टिप्स की बात की है, कि सीए के लिए कोई टिप्स नहीं है। टिप्स सिर्फ ये है कि आपको आध्यात्मिक की तरफ जाना पड़ेगा, अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। आज का स्टूडेंट कितना अव्यवस्थित है, ना तो वो ढंग से सो रहा है, ना वो ढंग से काम कर रहा है, ना वो ढंग से पढ़ाई कर रहा है। तो सबसे पहले अपने आप कुछ बिखरा हुआ है ना, सबसे पहले अपने बिखराव को एक जगह लेके आना पड़ेगा, अपनी सारी एनर्जी को एक जगह लाके एक स्वस्थ मन से अच्छा सोना। मैं यहाँ पर किसी कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डाबर की, वैद्यनाथ शंख कुछ भी सिरप आती है, और ब्रेन टेयर कहते हैं उससे मेमोरी बढ़ती है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मेमोरी बढ़ी थी। ओके। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि रात में खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच उस सिरप का आनंद लें, और एक टेबलेट खाएं उसकी, ब्रेन टेप। आपको निसंदेह बहुत फायदा मिलेगा। फायदा इसलिए मिलेगा कि आप अच्छा सोएंगे। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि मोबाइल आप जरूर चलाएं, क्योंकि मोबाइल से आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसके गुलाम ना बने। टेक्नोलॉजी को जरूर अपनाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम ना बनने दें, बल्कि आप उसके गुलाम ना बने, बल्कि उसको अपना गुलाम बनाएं। दोस्तों, कंप्यूटर, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, इससे बिल्कुल सर। इंफॉर्मेशन हमारी बहुत फास्ट होती है, लेकिन बार बार स्वेप करने की जो आदत होती है, यही आदत हमारी पढ़ाई में आती है, क्योंकि हम बार बार सर्फिंग करते हैं। हमारा नेचर बार बार सब्जेक्ट बदलने का होता है, बिल्कुल सर। जिसके कारण यही आदत हमारी पढ़ाई में जाती है, और हम अपने आप को एकाग्रचित नहीं हो पाते, और हम सही से पढ़ नहीं पाते। क्योंकि जैसा आप खाएंगे, जैसा आपका विचार रहेगा, और जैसी आपकी आदत रहेगी, वही आपकी पढ़ने में आएगी। अगर आप आदतों में सुधार लाएंगे तो आप सफल बनेंगे। मैंने अपनी किताब में 25-30 पॉइंट इनके बारे में बताया है। उम्मीद है आपने जानकर आगे के बारे में, और कभी भी मुझसे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको गूगल मिल जाएगा, सीए मुकेश राजपूत लिखेंगे, मैं आराम से आपसे बात कर लूंगा। मैं आपको सब चीज बता सकता हूँ। दैट्स ग्रेट सर, ये बहुत ही आपने सुपर हमें चीज़ें बताई हैं, और आपने अपना नंबर भी अवेलेबल किया है जिससे कि सारे लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सर। और एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि सर, भारत हमारा इतना महान देश है, यहाँ पर हमारे पास अजय भट्ट जी हैं जिन्होंने यूएसबी का इन्वेंशन किया। उसके बाद हमारे पास सुंदर पिचाई जी हैं जो गूगल के सीईओ हैं। तो सर, आजकल लोग हमारे भारत को, मीन्स जो इंडियंस हैं, भारत को इतना हम बोल सकते हैं अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, और दूसरे देशों की जो वेस्टर्न संस्कृति है उसको ज़्यादा क्यों अपनाते हैं सर? मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। क्योंकि क्या होता है सर, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि जब मैं सीए की पढ़ाई करता था तो मेरे समय फेसबुक नहीं था, या व्हाट्सएप नहीं थे, या हमारे समय एंड्रॉयड फोन नहीं थे, या सब कुछ आ चुका था। लेकिन क्या होता है कि हम उन चीजों के बहुत ज्यादा प्रति आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने में हमारा ढेर सारा, हमारा जो समय है हम उस पर बर्बाद करते हैं, जबकि उस समय हम अपने आप में रचनात्मक सोच। डियर दोस्तों, कोई भी चीज होती है, आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप क्या करते, पढ़े नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच बनाए। हर चीज को अपने ढंग से सोचें, और अपने ढंग से सोचने के बाद उसको अपने ऊपर ढालें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम लोग बहुत कम रिसोर्सेस में रहे हैं जीवन में, और अचानक यदि हमें कोई चीज फ्री की मिल जाती है, जैसे फ्री का डाटा मिल गया। अब आजकल फ्री का डाटा मिल गया, बच्चे उसी में खो गए, जबकि ये नहीं समझ रहे कि इस डाटा से आपका कितना भविष्य खराब हो रहा है। अरे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने घर से अपने ऑफिस जाता था, तो देखता था जियो की सिम पाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हो। मैं सोचता था, अरे पगलो, इतनी लाइन से लग के, इतनी मेहनत करके सिम को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, इसकी जगह तुम अगर अपने भविष्य के प्रति सोच लोगे तो ऐसी हजारों सिम तुम्हारे पास आ जाएगी। तो हम लोग जो है ना, इंडियंस, बिल्कुल। फ्री की तरफ ज्यादा भागते, लेकिन उस फ्री का जो नुकसान है वो देखते नहीं है, कि वो हमारा समय खराब कर रहा है। हम ज्यादातर समय
तागे फालतू चीजों में लगे होते हैं, जबकि इस दौरान हमें ज्ञान की बातें अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि एक समय होती, एक उम्र होती है 17 साल से लगा के 26 साल की उम्र तक। अगर आपने इस उम्र को सही कंट्रोल किया, आध्यात्मिक रहे, सही दिशा पाई, तो आप सच में एक सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं और आने वाले 50 साल आपके बहुत अच्छे से गुजर सकते हैं। डियर अभी, मैं आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि सफलता अमीरी गरीबी नहीं देखती है, सफलता दिल में आग देखती है। अगर आप अपने अंदर आग जला लोगे ना, तो सब पालोगे दोस्तों। तो इस चैनल के माध्यम से आपने आज बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आप जो हमारी सोसाइटी है उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने अपनी कहानी में एक खास बात का जिक्र किया था। मैं छोटा था, मैं बच्चा था, मुझे मेरे माता पिता का बहुत प्यार चाहिए था। सच में वो प्यार मुझे आज भी नहीं मिल पाया। मैं कोशिश करता था कि वो प्यार मुझे मिले, और मैं उस प्यार की तलाश में घर से निकल गया। लेकिन दुनिया इतनी बेकार होती है कि उसने मेरा इस्तेमाल ही किया। वो तो शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे, या मुझे अच्छे लोगों का साथ मिल गया, इसलिए मैं आज यहाँ पहुंच गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन माता पिता के बहुत हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि लड़ाई करना एक स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे तो हमारे बीच में प्यार नहीं जगेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि माता पिता लड़ाई आपस में करें, क्योंकि जब बच्चों के सामने वो लड़ते हैं ना, तो बच्चे डरे सहमे रहते हैं और वो दरवाजे के पीछे छुप खड़े होकर रोते रहते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। जैसे कि बचपन में मैं दरवाजे के पीछे खड़ा रहता था और रोता रहता था। मैं चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ घटी है, वो घटना किसी और के साथ ना घटे। डियर पेरेंट्स, तो मैं चाहता हूँ बच्चों को ज्यादा प्यार भी ना दें और ज्यादा डांट भी ना दें, बल्कि पुराने जमाने में जो माता पिता होते थे ना, बहुत कठोर होते थे। जाओ काम करके दिखाओ, ये करो। मैं चाहता हूँ आप उन्हें ऐसी तालीम दें, लेकिन प्यार से दें, क्योंकि हम लोग प्यार के भूखे होते हैं। सच में प्यार के लिए हमेशा तरसा हूँ। आज तक मुझे अच्छी तरह याद है, आज जब मेरी माँ से मिलता हूँ तो मैं करीब 10-5 मिनट उनके साथ जरूर बैठता हूँ और पुरानी बातों को याद करता हूँ। मेरी माँ मेरे इस नए रूप से बहुत खुश है, वो इतना धन्यवाद देती है। मेरी माँ ने जीवन भर पिता की डांट सुनी, हमेशा हमारे पास रहने को मकान नहीं था, इधर से उधर जिंदगी भर उसने भटकी, लेकिन उसके इस बेटे ने, मैंने क्या, भगवान ने मेरा रास्ता दिखाया, समाज ने मेरा रास्ता दिखाया और मैं सफल बना। मेरी माँ बहुत खुश होती है और उसकी खुशी देखकर मैं खुश होता हूँ। वो कहती है कि अब मेरे प्राण बड़े हंसी हंसी जाएंगे कि चलो, मेरे घर से एक बेटा सफल हुआ, एक सफल हो गया तो आने वाली सारी पीढ़ियां सफल हो जाएंगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन माता पिता से बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग प्यार के भूखे हैं, बस आप प्यार से सर पे हाथ फेर दीजिए, फिर जी भर कर डांट लीजिए। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से मेरी इस बात को आपने बाहर निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये हमारा प्लेजर था कि आप हमारे शो में आए और आपने हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म से अपनी जो बात है वो कही। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे साथ मुकेश राजपूत सर, और करीम से हमने बहुत सारी बातें, और इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी थी, उस मोटिवेशनल स्टोरी ने कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ही इंस्पिरेशन दी। और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को एक बार मैं फिर से सैल्यूट करना चाहूँगा। तो आपसे मुलाकात होगी फिर से, एक नई शख्सियत के साथ मैं आऊँगा, होगी एक नई मुलाकात। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड विद सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अवी। बाय बाय। जय श्री राम, जय हिंद।